अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत ने कई हंगामी इकदाम किए लेकिन आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। हमेशा यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है और मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। अल्लाह जाने ये नाजुक मोड़ या नाजुक दौर कौन सा है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, कब ख़त्म होगा, कब इसका अख्ताम होगा। और सबसे अहम बात यह है कि आखिर इस नाजुक दौर या नाजुक मोड़ पे लाने का जिम्मेदार कौन है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। कैनाल्स का मामला है, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में और पीपल्स पार्टी ने सिंध में नुकसान उठाया और दोनों का इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि बातचीत के जरिए इस मामले को हल किया जाए। हुकूमत के वादे महज वादे ही दिखाई दे रहे हैं। दावे जो किए जा रहे थे वो दावों तक ही महदूद है। ना महंगाई कम हुई है, ना ही कहीं और आवाम को रिलीफ मिला है। इस वक्त मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि दहशतगर्दी जो है वो अब सर उठा रही है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है लेकिन इसके बावजूद वो सिंध को हुकूक दिलवाने में नाकाम नजर आ रही है। खासतौर पर कराची के अवाम को बड़ी शिकायत है पीपल्स पार्टी से और सिंध हुकूमत से। क्या पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के मफादात का दिफा करने में नाकाम हो चुकी है? ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात यही है कि मुल्क के जो मसाइल हैं आखिर इनका जिम्मेदार कौन है और कौन वो मसीहा होगा जो इन मसाइल को हल करेगा। बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी अपने गेस्ट का जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। शेख खालिद सुल्तान साहब MKM से इनका ताल्लुक है, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख खालिद सुल्तान साहब। शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। और जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि मामलात जो हैं वो हमने जब भी सुने बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है। आखिर इस मोड़ या दौर से गुजर क्यों नहीं जाता, यह जिम्मेदार कौन है इसका, ज़रा इस पर रोशनी ज़रूर डालिएगा। बिस्मिल्लाह, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में। असल में मुल्क तो बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, माला माल है, ठीक है, वसाइल की दौलत से हर चीज़, मतलब अफराद क़ुव्वा। अब देखें ना, दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिसकी यूथ 65% यूथ पे मुश्तमिल है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं अपनी सलाहियतों का, अपनी मेहनत का लौ मनवाते हैं। और पाकिस्तान में भी आप देखें, हमारा किसान जिन नामासाइद हालात में काम करता है, पानी पूरी तरह उनको मैसर नहीं होता, कभी जो है वो बीज की वो जो है शॉर्टेज हो जाती है, कभी जो है वो खाद उनको वक्त पे नहीं मिलती। तो उसके बावजूद जिस तरह वो हमारी ग्रो है ग्रीन उसमें फील्ड में, अभी गंदम का मामला बड़ा सर उठा गया। देखे नहीं, गंदम उसके कितने भी मसाइल आ रहे हैं। हाँ। देखे, हम शहर में रहते हैं और हम शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए। जो दही इलाकों में रहते हैं उनकी जो मेहनत है, जो किसान की, आम आदमी की जो काविश है और जो उनका स्ट्रगल है, उसको अगर हम भूल जाएंगे तो हम समझते हैं कि ये अपने साथ भी जाती होगी, उनके साथ, मुल्क के साथ भी जाती होगी जिन नामासाइद हालात में। और हमेशा पिछली दफ़ा भी जो क्रॉप हुई 2,80,00,000 टन गंदम, लेकिन उस वक्त की जो कुछ एक वज़ीर साहब आए थे केयर टेकर, उनके ज़माने में 35 लाख टन गंदम, उस वक्त जब एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान में बम्पर ग्रुप होने जा रही है, उस वक्त मंगाई गई। क्योंकि उसके बहुत सारे पहलू हैं। उसमें यह हुआ कि 83 अरब रुपए का घोटाला हुआ। तो हमें अपने लोगों के हवाले से भी बात कर रहा था कि लोग तो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जो हो सकता है जिस हर फील्ड में जहाँ का हमारा मजदूर जो काम करता है हमारी फैक्ट्रियों में, सब, और आम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक अशराफिया है जो इस मुल्क का खून जो है वो चूस रही है। और जिन्होंने ये जो जितने भी है ना, सब ये अब ये समझ ले कि उसके अलावा चंद अल्फाज आप देखे, कोई जो है वो डिज़ास्टर हो जाए, कोई बड़ा अल्लाह न करे हादसा हो जाए, कोई जो कुदरती ऐसा कोई वाक़या हो जाए, ज़लज़ला आ जाए, वो वही चंद, या दहशतगर्दी कोई बड़ा वाक़या हो जाए, वही आप घिसे पिटे चंद जुमले देखेंगे कि इंक्वायरी करेंगे और ये छोड़ेंगे नहीं और ये कर देंगे और कमेटी बनाई गई है। वो उसके ज़्यादा सोचने की उनके पास सलाहियत नहीं है। जब तक आम आदमी को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी असम्बलियों में, जो मुत्तहिदा क़ौम मुत्तहिदा का मंशूर है और जिसमें मुत्तहिदा क़ौम मुत्तहिदा ने अमल करके भी दिखाया है, उस वक्त तक जो है पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। ये आपको ये जुमले मिलते रहेंगे चाहे 200 साल गुजर जाएंगे। अच्छा,
हाँ 200, ये क्योंकि अशराफिया ने अपना जो है वो हर जगह अपना किसी का चाचा कहीं पे, किसी का भतीजा कहीं पे, एक पार्टी में एक भाई होगा, दूसरी पार्टी में उसका कजन होगा, तीसरी में उसका चाचा भतीजा कोई होगा। ये पूरा आप उठा के देख लें। इसी तरह आप उन्होंने तमाम इदारों में भी अपने लोगों को दाखिल कर दिया है। एक अशराफिया है जिसमें अपना पहले तो हम रोना रोते थे खाली वडेरा शाही का, अब तो हर जगह वडेरे मौजूद हैं और उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया है। जब तक वो इस मुल्क का खून चूसना नहीं छोड़ेंगे, उनसे जान नहीं छूटेंगे, ये आपको डायलॉग भी सुनने मिलेंगे और ये मसाइल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। एक दौर था जब पाकिस्तान बना 47 से लेकर 70 तक का, अच्छा, लोग और जो उस वक्त की अशराफिया भी थी बहुत बेहतर थी, करप्ट नहीं थे। गोल्डन पीरियड मुल्क देखिए, अच्छा, करप्शन तो पूरी दुनिया, अमेरिका में भी होती है, बरतानिया, हम सारी दुनिया में रहे, हमें पता है होती है, एक लिमिट होती है हर चीज की। और अच्छा पहले पाकिस्तान में भी एक लिमिट थी कि भाई 70-75% पैसा लगता था। अब तो मेरी अभी बात हो रही, कल ही बात हो रही थी, एक फारूक सत्तार हमारे यहाँ मीटिंग कर रहे थे, किसी एक यूसी के सेक्रेटरी के साथ बैठे हुए थे, अच्छा, जो हमारे जानने वाले थे। वो बता रहे थे कि भाई जब मैं अभी बीच में मेयर्स के आने से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह थे, डीसीज वगैरह को बनाया गया था, उस वक्त 5 लाख रुपए, अब तो 12 लाख रुपए हो गए यूसीज को, तो 5 लाख रुपए फी यूसी आते थे, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए जो वो उनकी जो तनख्वाह में होते थे। बकाया डीसी साहब का ऑर्डर था कि अगर 25,000 रुपए से ज्यादा आपने इसमें महीने से ज्यादा डेवलपमेंट में काम में लगाया, यानी कि एक यूसी के ढकने भी बदल नहीं सकते। ये मैं रियली बता रहा हूँ, ये कल की बात बता रहा हूँ मीटिंग। अच्छा हाँ, देखें ये कैसी बात है, मतलब पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? मैं रिकॉर्ड बता, आप जो 12 लाख रुपए आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी जब से ये नई बल्दियाती गवर्नमेंट आई है 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख, चले तनख्वाहें 4 लाख लगा लें। अगर आप कमिश्नर की बात कर रहे हैं कि उनके ये ऑर्डर्स थे, तो अभी कमिश्नर साहब को कॉल करके पूछ लेते हैं कि ये मैं सेंट्रल की बात बता रहा हूँ, ऐसे ऑर्डर्स थे। मैं सेंट्रल की बात बता रहा हूँ। अभी इस इलेक्शन से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हुए थे, डीसी साहब थे उनके वहाँ पे, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी। अच्छा, उन साहब से कल जो साहब बैठे थे हमारे उनके पास, उनसे मेरी क्योंकि जाती वो भी है, तो मैं एक दफा मेरे साथ गाड़ी में थे, उस वक्त भी मैंने उनसे, उन्होंने ये सेम बात कही थी, कहने कि वो नाराज हो जाएंगे अगर मैं इससे ज्यादा ये कैसी बात है? ये क्या नाराजगी है? आवाम का पैसा आवाम में खर्च करने के लिए लिमिटेशन दी जा रही है। और वो अच्छा, अगर आपसे कोई ये बात कह रहा है तो क्यों नहीं वो आगे इस बात को लेके आया? अब क्यों कह रहा है? ये क्या वजह है? वो सरकारी मुलाजिम में छोटी सतह का 7 ग्रेड का 11 ग्रेड का, वो जाहिर है ओबे करने के अलावा या तो नौकरी छोड़ के चले जाए। अच्छा, कम से कम वो बता तो रहा है कहीं बैठ के फोरम पे, लोगों को बता रहे जिम्मेदारान को कि भाई ये हो रहा है आपके शहर के साथ। अच्छा, ये तो बता रहा है ना। अरे ये पीपल्स पार्टी के दौर का खासा है। अच्छा, आप देखें ना, अब 17वां साल है और पीपल्स पार्टी ने शहर को जो है वो क्या बना दिया है। अब तो आप भी बता रही थी कि खंडर ही खंडर है। अब तो जहां से आपके ऑफिस के आगे से भी गुजर के देख लें, किसी भी जगह से शहर से गुजर जाए, एक खंडर का नजारा है, पानी नहीं है, कि हम तरक्याती काम कर रहे हैं। वो ये कहती है कि हम 2025 के बाद एक नया शहर आपके सामने आएगा, कराची। 2025 भी आधा गुजर ही चुका है, और क्या नया कुछ हो सकता है कि दावे जैसे हमेशा पीपल्स पार्टी के दावे रहे हैं, हो सकता है इस दफा पूरा कर दे? शायद कोई नई पीपल्स पार्टी सामने आ जाए तो हो जाए। अच्छा, इस पीपल्स पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। और सब देख लिया ना, 17 साल बहुत होते हैं, मुल्क बन जाते हैं। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत कम उम्र से पूरी दुनिया में। मैंने बहुत सारे मुल्क बनते देखे हैं। मैंने मलेशिया बनते देखा, मैंने इंडोनेशिया को, बांग्लादेश को, मैंने इस खत्ते की बात कर, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा। मैं यूरोप भी गया हूँ, अफ्रीका भी देखा है, मैंने पूरी दुनिया तकरीबन देखी है। खाली मैंने फार ईस्ट को बहुत करीब से देखा है। सिंगापुर ऐसा था जैसे आपका लाइट हाउस का इलाका, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था सिंगापुर, आज से 50 साल पहले। अब आप जाके सिंगापुर को देखें, इस्लामाबाद से भी आगे जा चुका है। इस्लामाबाद कुछ भी नहीं बेचता उसके आगे। अच्छा। मैं जब जाता था आज से 40 साल पहले, तो एयरपोर्ट से जिस जगह पे उतरता था, मोहम्मदी रोड पे, जहाँ मुस्तफ़ा बड़ा मशहूर है, सबको पता है मुस्तफ़ा, वहाँ पे जो है पहले उनकी दुकान होती थी, अब तो बहुत बड़ी शॉपें, बहुत कुछ बन गया। 13 कुछ डॉलर बनते थे सिंगापुर के, आज भी वहाँ पे उतना ही बनता है। टैक्सी एग्जैक्टली वहाँ जाके रुकती है एयरपोर्ट से, और उतने ही डॉलर, उसकी वैल्यू करेंसी की बढ़ गई है। हमारे उसका 10 रुपए का डॉलर होता था, आज उनका 100 कुछ रुपए का
डॉलर, 140 रुपए के करीब का शायद डॉलर है सिंगापुर का, या इससे भी ज़्यादा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो वो तो वैल्यू तो बड़ी है, लेकिन उनके टैक्सी का मीटर उसी तरह काम करता है, वही भी ईमानदारी है। उन्होंने तो हमारे मुल्क का जो मसला, जिस मसले को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि हर वक्त ये कहा जाता है कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, असल बुनियादी वजूहात क्या है, किन मसाइल का सामना, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर पर हमारे जो इंडियन बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, इसमें LOC पर जो आमने सामने दोनों फौजें हैं और हालात बहुत टेंशन है और ये है और वो है, बयानात जैसे मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, लेकिन उसका हल की तरफ कोई नहीं जा रहा, हल नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है? असल में पॉलिटिक्स का जो लेवल है ना, जो थिंकिंग है ना, दोनों मुल्कों की दोनों तरफ एक जैसी है, एक ही रेसिस है ना, एक ही जैसी सोच है, अपने वक्ती मफादात के लिए ये सब कोशिश करते हैं इस तरह की। भाई जंग से क्या हासिल होगा? एक आग ही लगेगी ना, और आग में से क्या निकलता है? राख ही निकलती है ना। किसी भी जंग से कभी कुछ अच्छा निकला हो पूरी दुनिया में आज तक एवर, सिवाय नुकसान के, आम आदमी के नुकसान के? ये तो खैर जंग की बात तो खैर एक अलग है खालिद साहब, ये तो बुनियाद ही एक झूठ पे है, तो ये तो एक बेमकसद सी बात है ना, ये तो सिर्फ जिदबाजी या उनके अपनी एक प्रोपेगेंडा है बस, और इस पे तो खैर क्या ही बात करना। बात तो हम ये कर रहे हैं कि मुल्क को जिन मसाइल का सामना होता है उस पर हम हल की तरफ क्यों नहीं जाते। अब पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन आज तक फेडरल से क्या चीज़ लेके, आपके भी तो मिनिस्टर हैं, MK मिनिस्टर, फेडरल से क्या लेके आए? देखिए फेडरल ने तो जब 18वीं तरमीम की तो सब कुछ दे दिया, सूबों को सब कुछ दे दिया, जो तय हुआ था वो सब दे दिया। अब ये सूबों की जिम्मेदारी है कि वो नीचे डिलीवर करें। इसका मतलब है कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो किसी कोई पार्ट प्ले नहीं कर सकते, कोई रोल नहीं प्ले कर सकते? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए जो डिपार्टमेंट जैसे फेडरल तालीम है, एजुकेशन है, वो फेडरेशन का एक लिमिटेड है, वो उनके पास है। तो फिर तो इसी तरह सेहत, अब जैसे सेहत, पहले बहुत सारे हॉस्पिटल कराची के जो फेडरेशन के पास थे, अब सिर्फ हुकूमत को दे दिए हैं, अब उनकी उस हद तक जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब मेन बड़ी पॉलिसियां बनाना, या जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त जो काम कर रहे हैं, कराची में यूनिवर्सिटियां नहीं थी, अब वो जितने भी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी उनके कैंपस यहाँ लेके आ रहे हैं, हैदराबाद में ला रहे हैं, कराची में ला रहे हैं। अच्छा। ताकि यहाँ के बच्चे जो काबिल हैं और जो सब यानी कि अथॉराइज काबिल हैं, अच्छा, उनको बड़ी उनको मौका तो मिले। कता कलामी की माजरत। मुझे एक चीज बताएं, आप यूनिवर्सिटीज लेके आ रहे हैं, कैंपस लेके आ रहे हैं मुल्क भर की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले जो यहाँ पर तालीमी निज़ाम है, इंटर बोर्ड के पेपर तो सही होते नहीं है, नकल माफिया अपनी जगह, जो यानी आप मैट्रिक या इंटर बोर्ड, बाकी MCAT और उन सब चीज़ों को तो आप छोड़ दें, इनके मसाइल हल नहीं करें, आप कैंपस लेके आ रहे हैं। ये कहाँ का कौन सा मतलब काम है? देखिए कराची तो मुसल्लमा एक एजुकेटेड लोगों का शहर है, और यहाँ के जो तालीमी इदारे भी थे वो भी, मुझे लगता है था मैंने कहा है मैं बहुत सारी चीजें, अगला जुमला मेरा आप सुन लेती तो मैं वहीं आ रहा था। जी जी। और यहाँ के तालीमी इदारों का एक मेयार था, लेकिन एक 17 साल में कह रहा हूँ ना, सिर्फ 17 साल में आप देखें ना, रोज एक वीडियो आती है जहाँ इम्तिहान हो रहा होता है, वहाँ इंटीरियर सिटी में मेरे बच्चे, मेरे भाई जो अपने साथ जुल्म करा रहे हैं, जो उनको नकल करा रहे हैं और जो नकल कर रहे हैं वो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। भाई एक लिमिट है ना, आपको एक नौकरी मिल जाएगी सरकारी, लेकिन आप उस इदारे को नहीं चला सकेंगे, उसको तबाह करेंगे जब आप नौकरी लेके जाएंगे। ये तो वहाँ पे आप बाकायदा, एक साहब है जो पिस्टल लेके बैठे, मैंने ट्वीट भी किया उसके ऊपर, उन्होंने यूं पेपर पे पिस्टल रखा है, वो नकल कर रहे हैं। एक साहब पूरी एक कमरे, जमात है, अभी की बात है, 3 दिन पुरानी बात है, उस पर मैंने एक ट्वीट किया है, उस पर बैठे हुए हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, और पूरे मीडिया में आ रहा है कि ये पर्चा आउट हो गया है, और तो सब नकल कर रहे हैं। ये इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मतलब अच्छा चले, यहाँ तो चल जाएगा, अभी नौकरी मिल जाएगी, उनके चाचा मामू खालू कहीं बैठे होंगे। ये अगर आपके पास आया है ये वीडियो, तो ऑब्वियसली वायरल हुई होगी, सर्कुलेट हुई है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या इकदाम उठाया गया आपके जो? भाई बाकायदा हमारे यहाँ तो ये देखिए, हमारे तो जो फोरम है जहाँ सूबाई असम्बली में हमारे लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे बाकायदा मुलाकातें भी की हैं और उनको बताया भी है। बल्कि अभी 2 साल से जो कराची के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को जो 90% प्लस लिया करते थे, उनको
33% पे ले आए थे। मैं खुद भी ज़ाती तौर पे भी उस वक्त के कमिश्नर, उस वक्त चेयरमैन भी थे इंटर बोर्ड के, लास्ट ईयर की बात है, मैं, मोहम्मद हुसैन भाई और जाहिद मंसूरी भाई, हम तीनों गए बाकायदा, उनके ऑफिस में मुलाकात की, बोर्ड ऑफिस भी गए, इसी तरह मैट्रिक बोर्ड ऑफिस गए, उनसे बात की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आदो-शुमार जमा किए। हमने जो डेटा था वो जमा करके पूरी उस पर असर हुआ। फिर दोबारा उन्होंने उनको कंपनसेट करने की कोशिश की, कहीं उन्होंने कहा हम दोबारा इसको रिकाउंट करेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि हम इसको रीएलोकेट करेंगे। देखिए हमने कहा नहीं, आप जेन्युइनली इसको दोबारा तमाम 100% पेपरों को जो है चेक कराएं, रीचेक करवाएं, ताकि जिस बच्चे ने जितने, अगर जहाँ का बच्चा नाकारा हो गया वो हो गया तो एक साल में नहीं हुआ, या तो होगा 10-15 साल से ग्रेजुअली चीजें कम होती है। एक साथ 90% से या 95% से वो 33% पे या 33% पे एक साथ नहीं आएगा, लेकिन जो 33% वाला है वो 90% पे जा सकता है एक साथ जा सकता है, स्ट्रगल करके, मेहनत करके, वो मेहनत करके जा सकता है। अच्छा, ये एक होती है कलेक्टिव, वो होती है ना, स्ट्रगल होती है और विजडम होता है। अच्छा, एक दो लोग, चंद लोग होते हैं, उनकी हालात, उनके एटीट्यूड चीजों को अच्छा या बुरा कर सकता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पे इस तरह नहीं होता कि भाई सबके सब एक साथ हो गए। तो ये इसका मतलब बाय डिजाइन हो रहा है इस कराची शहर के साथ और इस शहरी सिंध के साथ, और मुसलसल हो रहा है। खालिद साहब, इतनी सारी चीजें आपको पता है, इतनी चीजों को आप हाईलाइट कर रहे हैं, इसके लिए आगे क्या आपके मिनिस्टर ने क्या इकदाम उठाया? जस्ट एक अगर करारदाद पास करना ही मसले का हल है तो फिर तो मसला कभी नहीं। देखिए, हमारा मिनिस्टर करारदाद पास नहीं कर रहे दोनों। आप देखिए, अभी मुस्तफा कमाल आए हैं, आते के साथ ही उन्होंने पूरा हर मरीज का डाटा डिजिटलाइज करने के लिए ऑनलाइन कर देंगे। ये बहुत बड़ा इकदाम है, यानी कि तरक्की पड़ी दुनिया में ये सब चीजें, लेकिन उन्होंने आते के साथ ही ऐसे स्टेप्स लेने शुरू किए। बड़े हॉस्पिटल्स में तो ऐसा ही है, नहीं जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, हाँ, लिंक नहीं है, वो नादरा से अलग चीज है। नहीं, अच्छा, नादरा हमारा दुनिया का बेहतरीन डेटाबेस है, लेकिन जो चीज अच्छी है उनकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। दुनिया बिल्कुल खालिद साहब, मैं तो तारीफ करूंगी कि हाँ, दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम भी हमारे पास है, बड़ा, अब बेहतरीन नहीं, बड़ा, अच्छा बेहतरीन था, देखे उसको उन्होंने खराब कर दिया, बड़ा है, हमने खराब कर दिया ना उसको, हर चीज को खराब किया। मैनेजमेंट, भाई रेल हमारी बेहतरीन थी, हम घड़ी देख के उतरते थे कि भाई इस टाइम गाड़ी पहुंचेगी, अब पता ही नहीं होता 3 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 12 घंटे लेट होगी। तो हर चीज तबाह कर दी उस अशराफिया ने। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, जब तक आम आदमी को मौका नहीं मिलेगा, उसके वोट को अहमियत नहीं मिलेगी, उसके मुताबिक जो है असेंबली में लोग नहीं जाएंगे, तब्दीली नहीं आएगी। एमकेएम ने पूरा पाकिस्तान में फैला दिया था, लेकिन हमारे खिलाफ हर थोड़े अर्से बाद 2012 में एमकेएम इस काबिल थी कि पंजाब में से बहुत सारी सीटें हासिल कर दी, सूबा सरहद में से 1-2 सीटें हासिल कर दी, कश्मीर में तो हम जीत चुके थे, बलूचिस्तान में हम बहुत, वहाँ पे हमने 12 काउंसलर भी पोजीशन पे थे आप, हम अच्छी उस पे आ गए थे। मतलब एक हमारा ये था लोग कि जानने लगे थे, ये कहना चाह रहे नहीं, इससे बढ़ के हम कामयाबी की तरफ जाने लगे। लाहौर शहर में हमारी जितने नए बड़े जलसे हो रहे थे, रैलीज हो रही थी, और जिस तरह हमारे ऑफिस खुल गए थे पूरे पंजाब में 2012 में, अगर ये 2011 का ऑपरेशन दोबारा हम पे मुसलत नहीं किया जाता, जो अभी तक जारी है, तो हमारा पूरा असल में खौफज़दा इसी उससे है। अच्छा, वो तो कहते हैं जैसे हमें वैसे ही हो जाए तो नो प्रॉब्लम, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ, चल आप अपना प्रोग्राम जो है ना इसको उठा के रख दें, ये तो चलो, आप ये अवेयरनेस दे दें आप नौजवान को, और ये पूरा सिंध, खैरपुर जगह जैसे में ऐसे बड़े जलसे हुए खैरपुर में। अच्छा, चले ठीक है, ये तो ठीक है कि आवाम की अपनी राय होती है और वक्त के हिसाब से वो बदलती भी है और वो एक जैसी भी रहती है, इस पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हर का एक अपनी सोच है और अपना नज़रिया है, बिल्कुल वो ऐसा सोच सकते हैं, वो चाहे किसी को भी, किसी भी पार्टी को वो वोट दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। बात हमारी जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ शेख खालिद सुल्तान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है उनके साथ। खालिद सुल्तान साहब, ठीक है, जो बातें हैं आपकी पार्टी की और अवामी राय की वो एक अलग बात है। कैनाल्स का मामला है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में काफ़ी नुकसान उठा लिया और इसी मामले पर, और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में काफ़ी नुकसान उठाया है, लेकिन दोनों पार्टियों में फिर से इत्तेहाद हो गया कि इस मसले को बैठ कर बातचीत के जरिए हल किया जाए। ये मसला हल होने जा रहा है क्या? हल होना चाहिए, लेकिन पानी तो लाइफ है, लाइफ लाइन है, शहरी के लिए भी, देहात के लिए भी। और हमारे यहाँ एक बाकायदा सिस्टम मौजूद है, बाकायदा
उसके तहत पानी की जरूरत तो कब्रिस्तानों में भी होती है, हर जगह होती है, हर जगह। कोई जो पानी दुनिया तो से जा लाइफ चुके है ना, हैं उनको उनको भी जरूरत होती है। पैदा होने से लेके और आखिर तक आदमी को पानी के बगैर जिंदगी नहीं है ना, जिंदगी का तस्वर नहीं है। इंसान भी पानी से बना हुआ है। और जब दुनिया नहीं बनाई थी अल्लाह मियां ने, मैं आज इंफॉर्मेशन दीनी हिसाब से भी कुछ बात होनी चाहिए कि अल्लाह मियां का अर्श पानी पे था। अल्लाह खुद कुरान में कह रहे हैं जब जमीन आसमान नहीं बनाए थे तो पानी की इतनी अहमियत है, इतना अहम है पानी। तो पानी को देखिए, हमारे मुल्क में हर चीज़ है, नियतें अच्छी होनी चाहिए। मैं कोई मुझसे सवाल करता है ना, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, इस मुल्क में सिर्फ बदनीयती हट जाए तो ये मुल्क शायद दुनिया में इस मुल्क का मुकाबला बहुत कम लोग कौन है बदनीयत? मैंने बताया ना, जो अशराफिया, जो इस वक्त जो इख्तिदार में अक्सरियत, जिनमें से जो सबको नहीं कह सकते, जाहिर अल्लाह ने इसमें तो आपके भी मिनिस्टर हैं। नहीं देखिए हम तो देखिए साथ तो आपने भी हर जगह हर किसी का दिया है। नहीं, साथ तो हम पाकिस्तान का दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जमहूरियत का दे रहे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम जो है उसमें रहते हुए हम उस पर शदीद तनकीद करते हैं। आप पे भी बड़ी तनकीद हुई है। नहीं देखिए, तनकीद होनी चाहिए। देखिए हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती, कोताही भी हो सकती हैं, और हमारे यहाँ भी करप्ट एलिमेंट आया था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। देखिए अगर हम चीजों होगा अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अगर हम रियलाइज नहीं करेंगे, असल में एक वक्त आता है जब आपके पास ताकत होती है ना, मैं फार्मूला की बात कर रहा हूँ, किसी की बात, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आपसे चिमट जाते हैं। ये जैसे होता है ना, छोटे छोटे ज़रात होते हैं और बड़ा सा एक उसमें मैग्नेट रखा जाएगा, तो वो ये होता है। अच्छा, वो मफाद पर होते हैं, उनके पास ऐसे गुण होते हैं कि वो उससे कोई बच नहीं सकता। खिदमत गुजारी का, खुशामद का, और बस वो कुछ भी कर सकते हैं उस वक्त आपके लिए। वो वक्त होता है लीडरशिप का कि वो पहचाने कि ये जो मेरे साथ खड़े हैं तकलीफ उठा के, ये मेरे सही दोस्त हैं, ये जो वक्ती तौर पे हमारी कामयाबी के साथ आगे हैं, ये है वो तब वक्त। और जिस लीडरशिप ने उसको नहीं पहचाना, वो लीडरशिप वो कहीं की नहीं रही। ठीक है, मौजू से फिर हम हट जाते हैं। आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो फिर कहीं की कहीं निकल जाती है गुफ्तगू। कैनाल्स के मामले पे जरूर बात करेंगे ना। ये बताइए कि क्या ये मामला हल होने जा रहा है? आप देख रहे हैं कि अब ये दोनों पार्टियों में, या फिर यही वही मेकअप है, या वही सामने की कुछ है और बिहाइंड द, मैंने कहा नेक नीयती शर्त है, हल होना चाहिए, हो जाएगा। और मेरा ख्याल है काफी हद तक हल हो चुका। बैकडोर और चैनल्स पे जो कल जो फाइनल मीटिंग हुई है, तो उससे पहले बातचीत चल रही थी। अच्छा, काफी हद तक काम हो भी शायद गया था इसके ऊपर। अच्छा, जहाँ जरूरत है, देखिए जमीन तो चाहे चौलिस्तान की है, चाहे पंजाब की है, चाहे सिंध की है तो हमारे पाकिस्तान की। और सब जगह पाकिस्तान रहते, बाहर से तो कोई आगे रह नहीं रहा। ठीक है, अगर वो एरिया सैराब होगा तो वहाँ क्या होगा भाई? खुशहाली आएगी, आम लोग भी खुशहाल होगा और आपकी फसल अच्छी होगी, यहाँ रेट गिरेंगे। है ना, तलब एंड रसद का हिसाब है पूरी दुनिया में, डिमांड एंड सप्लाई, ये है पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस चीज पे है। अब आप देखिए इस वक्त प्याज 30 रुपए किलो बिक रही है आज। ठीक है, इस वक्त कराची में प्याज 30 रुपए बिक रही है। अभी चंद महीने पहले 300 रुपए किलो थी। टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है। बिल्कुल, 400 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा था। सही ना, तलब और रसद का है। जैसे आ गया आपकी अच्छी फसल होगी। इस वक्त गंदम का रेट क्यों गिरा हुआ है? इस वक्त 2200-2300 रुपए रेट नहीं मिल रहा। ठीक है, 2 साल पहले 4000 रुपए का रेट था, और वो भी गंदम की शॉर्टेज हो जाती थी। अभी मिल रही है, अभी पहुंच रही है, अभी ट्रक रुके हुए, अभी आटा शॉर्ट हो जाता था। तलब और रसद, आपकी जमीनें सैराब होंगी, आपका किसान खुशहाल होगा, आपकी पैदावार बढ़ेगी, लोग सस्ती चीज मिलेगी, खुशहाली आएगी। अच्छा, तो इस राह में कौन रुकावट कौन है? अब ये एक ही क्लास है, मैंने बताया, अशराफिया, हर तरह की अशराफिया। देखें, हर तरह ऐसा एलिमेंट मौजूद है। तो अशराफिया को बनाने वाले कौन है? आप ही लोग हैं ना अशराफिया को बनाने। हर जगह इतना प्रोटोकॉल जो आप रखते हैं, आप लोग इनकार करें ना, आप कहें कि नहीं हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। आप तो खुद देखें, आपके मिनिस्टर्स, किसी भी जमात की बात कर रही हूँ, मिनिस्टर्स एंजॉय करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं। मेरा वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी गवर्नर हाउस से निकला सुजुकी आल्टो में, बादराबाद से निकला सुजुकी आल्टो में, कल मुस्तफा कामल एयरपोर्ट पर खड़े हुए लाइन में। हमने तो प्रोटोकॉल को खत्म करा, सिर्फ सिक्योरिटी जहाँ होती है, मजबूरी है, वहाँ हमारी पुलिस की 2 गाड़ियाँ या 1 गाड़ी सुल्तान साहब और 1 गाड़ी, जो अवामी नुमाइंदा है, 25 गाड़ियों के साथ ही चाह रहा हमारा मिनिस्टर है, जिसे आवाम पसंद करती है, उसे तो किसी एक गनमैन की भी जरूरत नहीं। देखिए, एक एलिमेंट तो है जहाँ पे दहशतगर्दी का है। उसके लिए अच्छा, ये खुद साख्ता नहीं है,
ये बाकायदा हमारे पास जो है वहाँ से हिदायत आती है, हमारी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो हम खुद एडवाइस करते हैं कि आप लोग अपनी जो है एहतियात करें। अच्छा। और यही एहतियात करें, तो उसकी बुनियाद पे ये करना पड़ता है। और देखें कितने हमारे लीडरशिप है और दीगर जमातों की लीडरशिप जो है इस चीज़ को फेस कर रही है। ये चीज़ तो है ना, उसके लिए चलिए ठीक है, कहीं पर कहीं चीज़ें जो हैं वो मिसमैच होती हैं, लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि एक अगर कोई सियासी लीडर है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, सभी के प्रोटोकॉल इतने ज़्यादा हैं कि आवाम तो कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। बहरहाल नासिर रहीम लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियोज में, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नासिर रहीम लोधी साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थोड़ा लेट हो गए शो में आने के लिए लेकिन यह है कि बहरहाल जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो थोड़ी सी इस बारे में कि जो सिंध के जो आवाम हैं उनको वो हुकूक नहीं मिल रहे, और जो विफाक की जानिब से वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के मफादात के दिफा में इतनी नाकाम क्यों? अच्छी डायरेक्ट नाकामी भी चली गई आप। अच्छा, एक तो ताज़ा कामयाबी है, मैं बता देता हूँ आपको कामयाबी है। देखिए आज जब मुराद अली शाह साहब एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो आपने देखा कितना फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल हुआ। किस बात पर? उन्होंने कामयाबी से सिंध के मफादात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ किया, सिंध के मफादात का, और अपने लोगों को जिन्होंने उनको वोट देकर असेंबली में भेजा और चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बैठे, उसका पूरा पूरा हक अदा किया सीसीआई की मीटिंग के अंदर उनके हकूक के लिए। ये आपके सामने है, जिसके लिए लोग पिछले कुछ माह से सड़कों पे नजर आ रहे थे और एक अजीब किस्म का वो धरना देकर और पूरे शहर पाकिस्तान को मफलूज कर रहे थे। हम उस वक्त भी कह रहे थे, जब हमसे लोग शिकवा कर रहे थे कि आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं है, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, हम पार्लिमानी सियासत करते हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और ये सारे मामलात हम पार्लिमान में हल करेंगे और इंशाल्लाह होंगे हल। और आपके सामने कि आज जो पूरा सिंध जिसके ऊपर एक अजीब किस्म का मखमसे का शिकार था कि जी पता नहीं क्या होगा और कैनाल बेच दी और किस किस्म के इल्ज़ाम पर लगा रहे थे, उस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे थे मोहतरम जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर, जब 2004 में परवेज मुशर्रफ के दौर में उनसे जेल में थे वो और सौदेबाजी की गई कि कालाबाग डैम के ऊपर अगर आप हमायत करें तो हम आपको रहा कर देंगे। उस शख्स ने उस वक्त हार नहीं मानी, उस वक्त सिंध के हकूक का सौदा नहीं किया। आज तो हम हुकूमत में, उसके बावजूद हमने फिर साबित किया कि हम सिंध के हकूक के ज़ामिन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने कल जो इजलास हुआ और उसके बाद जो ऐलान हुआ कि वो सिंध जो चुलिस्तान कैनाल्स के ऊपर काम रोक दिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ये बड़ी जीत है और यही हकूक है सिंध के जिसके लिए हम जंग कर रहे हैं। तो ये जो चोलिस्तान वाला मामला है, चोलिस्तान में जो ग्रीन इनिशिएटिव जो मंसूबा जो अरबों डॉलर इसमें लगाए गए हैं, इसको वक्ती तौर पे बंद किया गया, फिर थोड़े अरसे बाद इसको शुरू किया जाएगा। अच्छा, तो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक है ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम और एक है उससे मुंसलिक जो नहरें उधर लाने की, पानी लाने की। लिंक तो दोनों का एक ही चल रहा है। लिंक नहीं है ना, सुने ना। अच्छा, इसको पहले समझना होगा ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है क्या। उसमें जिन लोगों ने जमीनें ले ली हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, वहां पर काश्तकारी हो रही है, कैनाल नहीं बनी। अच्छा, जेरे जमीन पानी के जरिए काश्तकारी हो रही है। गो के उस पानी का टीडीएस जो टोटल डिजॉल्व सॉल्ट उसके अंदर नॉर्मल जो होता है कैनाल में वो 300 होता है, उसमें 3000 से 3500 है उस जेरे जमीन पानी में, और वो इजीली 400 से 450 फीट के ऊपर अवेलेबल है। तो वो काश्तकारी अभी हो रही है करंटली। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंदर जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट ये था कि पानी की कंजर्वेशन के साथ हम पानी को यूटिलाइज करेंगे और वो जदीद टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इरिगेशन की, जो कि पूरी दुनिया में राइज है, जिससे बहुत कम पानी कंज्यूम होता है। हम ये कह रहे हैं, और हमने क्या इंटरनेशनल और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अंदर ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि सतलज में और
पंजनद के ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं ज़ेरे ज़मीन के, जिनका ना सिर्फ TDS भी विद इन लिमिट है और वहाँ पे सिल्ट और सॉल्ट और दूसरी चीज़ें भी नहीं है, जिससे वो जो जदीद इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन और दूसरे, उसमें कोई नोजल्स की क्लॉगिंग नहीं होगी, उसके पंप्स खराब नहीं होंगे, केनाल उसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा नासिर साहब, आपने तो इतनी अच्छी बातें की, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में चोलिस्तान लहलहाता एक मंजर पेश करेगा कि, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई। देखिए मेरा भी सवाल है, जाहिर है अवाम से हम मिलते हैं, अवाम सवाल पूछती है, ये सब कुछ 17 सालों की हुकूमत में आपको इससे पहले कभी ख्याल नहीं आया कि उसके नीचे भी पानी है कुछ और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? ये अब 2025 आप देखें कि दुनिया कहां से कहां जा रही है, IT सेक्टर कहां से कहां निकल गया, हम अभी तक चोलिस्तान के मसले हल कर नहीं कर पाए। अच्छा मैं ये बताऊं कि मेरा और आपका काम नहीं है, ये वफाकी गवर्नमेंट ने सर्वे कंडक्ट किया इंटरनेशनल फर्म्स को हायर करके, और जिसको लीड किया पाकिस्तान में वापडा ने, इनिशियल रिपोर्ट जनरेट की वापडा ने। तो ये उन्हीं का काम था। जियोलॉजिकल सर्वे इसमें बेसिकली होता है जिसमें ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसकी डेप्थ कितनी है और उसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें वो टोटली जियोलॉजिकल सर्वे टेक्निकल काम है जिसको एक प्रॉपर, चलिए ये तो चोलिस्तान का मामला है ना, थोड़ी सी कराची की बात कर लेते हैं। कराची का पानी अपने लेवल से पता नहीं कितने मीटर नीचे निकल गया है, लोग कुएं खुदवाना छोड़ चुके हैं, बोरिंग का पानी जो है वो 200 फीट नीचे चला गया है, 600 फीट भी जा रहा है कुछ इलाकों में। तो यहाँ पे कोई ऐसी टीम, सिंध हुकूमत ने कुछ, अब आपने पानी की बात की इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ वहां तो वफाक ने किया, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लिया है, कोई ऐसा इकदाम किया है कि यहाँ के जो पानी का जो लेवल है जमीनी पानी का, उसके बारे में कुछ काम किया जा सकता है? यहाँ हम तो एक समंदर के साथ हैं, तो जब भी हम बोर करेंगे उसके कुछ एरियाज हैं जो कि अटैच है मलीर नदी के साथ, जहाँ पे पानी की क्वालिटी बेहतर है। अगर आप फीचर मोड से आगे इस तरफ जाएंगे नदी के साथ साथ, मैं आपको पूरी बता देता हूँ सर, पानी की क्वालिटी कैसे बेहतर होगी? जितने बरसाती नाले हैं सब जो है वो सीवरेज के पानी से भरे हुए हैं। सही है। जितना समुंदर का पानी है काला हो चुका है, गंदा हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं, सारी गटर लाइनें उधर जा रही है, सारे बरसाती नाले। अच्छा, जो कुदरत का निजाम है ना, इसको भी समझे जरा। हमने तो कुदरत के निजाम को ही नहीं, ये कुदरत का एक निजाम। एक तो ये बात गलत है, सीवरेज का पानी समंदर में नहीं जाना चाहिए, यहां तक बात ठीक है। अच्छा, लेकिन एक नेचुरल एक फिल्ट्रेशन का सिस्टम है। आप अगर देखेंगी तो नदी के किनारे बोर करेंगी तो पानी बिल्कुल सही निकलेगा और कम TDS का निकलेगा। अच्छा, मैं जिस पर बात कर रहा था, देखिए जो इसमें सबसे अहम मंसूबा कब शुरू हुआ, किसने शुरू हुआ, इस बहस में हम नहीं पड़ते। ठीक है, हम बात कर रहे हैं K4, हम बात कर रहे हैं कैंजर झील की, हम बात कर रहे हैं बाकी झील्स की। उसमें भी पानी कहां से आता है? पहाड़ों से तो आबशारें नहीं आ रही सर, आप सही कह रहे हैं। पानी भी उसी लेकिन केंजर झील पे मैंने खुद विजिट किया और वहां मैंने जो हालात देखे हैं, लोगों ने तो नलकों से आने वाला जो पानी, अव्वल तो आता बहुत मुश्किल से है, जो पानी आता है उससे पानी वो नहीं पी सकते, बहुत बुरे हालात हैं। सर आप कैसी कहां की बात कर रहे हैं? वो पानी पानी आ कहाँ रहा है? कौन से नलके हैं जहाँ पानी आ रहा है? टैंकर से लोग पानी खरीद रहे हैं, वो पानी प्रोसेस होता है। गलत हूं तो मैं तो देखिए, फिल्टर प्लांट पे जो घरों पे प्लांट है वहां पूरा प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन होती है, उसमें क्लोरीनेशन होती है डिसइंफेक्शन के लिए। उसके बाद कराची में पानी का मसला बिल्कुल है। मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, पानी नहीं आता, मैं कोई मरीज से नहीं आया हूँ। बिलावल साहब ने भी कहा था कि हमारे यहाँ भी टैंकर आते हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो मैं ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ उतना ही, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तेजी से ये आबादी बढ़ी है और जिस तेजी से इस आबादी के अंदर लोड आया है बाहर के लोगों का, और इस आबादी को जो अपनी मलकियत और अपनी हुक्मरानी कहने वाले लोगों का, जो उन्होंने कभी इसके लिए मास्टर प्लान में कोई काम नहीं किया, सिवाय इलेक्शन के वक्त एक लाइन उधर से घुमा दी, एक लाइन उधर से घुमा दी, एक कुंडा उधर कर दिया। जब इक़्तिदार में आए हम, अब असल में ये 2 साल करेक्शन कर दूं इसमें, देखें जरूर जरूर, हम बात कर रहे हैं इनकी हुकूमत की 17 सालों की। जी जी, वो यही तो मसला है। अच्छा, K4 उन्होंने खुद ही छेड़ दिया, वरना तभी तो सब सॉइल वाटर चल रहा था, वो तो कैनाल जबरदस्ती बीच में आ गई।
वरना कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं है और पूरे पाकिस्तान ने इसमें साथ दिया, खाली वज़ीर आज़म साहब मुराद अली साहब का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। MKM ने भी जो है भरपूर आवाज़ उठाई सिंध के पानी के लिए कि हम सिंध के पानी को के पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के दीगर सूबों से भी, इवन पंजाब से भी आवाज़ें उठी जिसने इस मसले को हल करने में मदद दी। उसका सारा क्रेडिट मेरा ख्याल लेने की जरूरत नहीं है। असल बात चले K4E पे आ जाते हैं। K4 का मंसूबा जो है मुस्तफा कमाल के दौर में शुरू हुआ और उस वक्त उसकी लागत 27 अरब रुपए के लगभग थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसके बाद 2006 में मुस्तफा कमाल का दौर शुरू होता है। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है जो आज तक जारी है मुसलसल, तसल्सल से ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। उसको उन्होंने कास्ट आज 250 अरब रुपए से भी बढ़ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल। अभी नहीं, इस पर एक और बहुत अहम पहलू कि पीपल्स पार्टी ने जो इसका रूट थे 10 टाइम बदला। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। नहीं, रिकॉर्ड का है, उसको आम लोगों को पता चलने चाहिए जो पीपल्स पार्टी मैं थोड़ी सी बात मेराज साहब से बात करना चाहूंगी क्योंकि वक्त अब बिल्कुल कम रह गया। मुझे जवाब सर जी बड़े मसाइल है। अभी तो बात मैं शुरू ही नहीं की, सिर्फ K4 मंसूबा पीपल्स पार्टी को आईना दिखाने के लिए हम इसमें बहुत बात करते हैं। चलें जल्दी से बोलें। असल में ये जो बात करते हैं ना 27 अरब, ये पाक रुपीस पे बात करते हैं। अच्छा, उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, ठीक है, और आज डॉलर का क्या रेट है, उसको कन्वर्जन करें, कुछ किए बगैर प्राइस चेंज हो चुकी है। अब मेराज सिद्दीकी साहब से बात कर लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त भी कम रह गया है और सब लेट हो गए थे ट्रैफिक की वजह से और इन तरक्याती कामों की वजह से हमारे गेस्ट लेट हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कराची का। मेराज सिद्दीकी साहब बहुत कुछ कहेंगे आपको। जो पहलगाम वाक़या हुआ और जो जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है भारत, इस बारे में ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे कि कैसे आप देखते हैं सिचुएशन किस तरफ जा रही है, ज़रूर फरमाइएगा। देखिए, इन दिनों में इस पूरे वीक में जो पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद जिस तरीके से भारत ने इल्ज़ाम लगाया, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि LOC कितना करीब था, आर्मी कितनी करीब थी। इवन जम्मू कश्मीर के हर शख्स से जो है वो इंडिया मीडिया ने पूछा है तो वो इस बात पे तैयार ही नहीं है। इंडिया मीडिया ये कहता है कि बस हमला कैसे होगा, हम कैसे पानी बंद कर दें, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमला करें, लेकिन वहाँ का कोई एक शख्स भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये यकीनन मोदी सरकार जब भी हमला करवाती है, जब भी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कत्लेआम करवाती है, जब वहाँ इलेक्शंस होते हैं, ये हमारे सियासी लोगों का फतीरा हिंदुस्तान के अंदर देखा गया है और स्पेशली मोदी का। देखिए, जितने भी पुलवामा वाकया हुआ है, सारे के सारे वाकये, गुजरात का वाकया हुआ है और बहुत सारी चीजें। और देखें, अगर सपोज दैट कि अगर कोई चीज की इन्वेस्टिगेशन हो जाती, विद इन 5 मिनट में वजीर खारजा हिंदुस्तान जो है वो अनाउंस करते हैं, विद इन 5 मिनट में उनका मीडिया जो है वो पाकिस्तान पे इल्जामात लगाता है। देखिए, यहाँ जो मसला भी थोड़ी देर पहले जिस तरह पानी का K4 के और पाकिस्तान में चल रहा है, देखिए ये जो वक्त है वो दुश्मनों की नजर पाकिस्तान पर है, चारों सूबों पर है। जैसे 1500 रॉ एजेंट बना करके हिंदुस्तान ने अपने एजेंट पाकिस्तान में भौंकने के लिए रखे हैं, वैसी KPK में भी 20, 25, 50 हैं, वैसे ही सिंध के अंदर भी 20, 25, 50 हैं। तो जनरल आसिम मुनीर से ये गुजारिश है कि जैसे अभी आपने शटअप कॉल हिंदुस्तान को दी है ना, कि खामोशी से वो अपने इस इल्जाम को अपने ही ऊपर हो रहा है, उसकी अपनी आवाम, उसकी अपनी पार्टी, उसके अपने सूबे के लोग कह रहे हैं कि ये मोदी चाय वाली सरकार ने किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये BLA के सूरत में शक्ल में जो लोग यहां पर पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के अंदर जो है वो मीडिया भौंक रहा है कि पाकिस्तान आर्मी कैसे। हमारा सिपह सालार इस लेवल का है, हमारे सिपह सालार को अपने मुल्क के, अपने बॉर्डर की हिफाजत करना आती है, लेकिन ये जो वक्त है वो सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी, इनको एक पेज पे आने का है। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या सारे के सारे सियासी लोग एक पेज पर हैं या नहीं है, लेकिन 24 से 25 करोड़ आवाम एक पेज पर है, चारों सूबों में। इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है, इवन भारत की मीडिया ने इस बात को फोकस किया है कि पाकिस्तान की आवाम ने बलग्राम के हमले को रिजेक्ट कर दिया है। आवाम ने रिजेक्ट किया है, यह नहीं लिखा है कि यहां के कौन से सियासी, समाजी या कोई ऐसे शख्स ने किया है। तो सिविल सोसाइटी, इवन डिफरेंस बिटवीन भारत और डिफरेंस और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा यह है
कि हम जो मुसलमान हैं उसके लिए ग़ज़वा हिंद एक बड़ी चीज है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर 67% यूथ का मुल्क है। ये वो यूथ नहीं है कि जो अपने किसी जाती पार्टी के झंडे पर पाकिस्तान की क़यादत को अंगुलियों पे नचाएंगे। ये यूथ का मुल्क है। अब यूथ की आंखें खुल गई हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान और पाकिस्तान को यूं मजहब पे, फिरके पर, कौमियत पर जिसने बहकाया है, आज कौम वो पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, एक पेज पर है कि अगर किसी ने पाकिस्तान के पानी को रोका, यहां पर सिंध के पानी की बात हो रही है, यहां 4K के पानी की बात हो रही है, यहां हिंदुस्तान आपका दुश्मन आपके 24 करोड़ आवाम की पानी रोकने की बात कर रहा है। हजरत अली का जबरदस्त कॉल है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो क्या कह रहा है। अगर उस शख्स ने ये बात की है तो इनके दिल के अंदर ये बात जरूर है कि वो आज नहीं तो कल पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान के चारों सूबों को पानी से महरूम करने की एक मुहिम चलाएंगे। तो आज इस बात की जरूरत है, जैसे आवाम एक पेज पर है, जैसे आवाम ने आज एक पेज पे कहा है कि हम हुकूमत और पाक आर्मी के साथ हैं, वैसे ही हमारे तमाम सियासी तंजीमों के लीडरों को भी एक पेज पे आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पैमाने पे आ गए। जैसे बलूचिस्तान में जिस तरह का नैरेटिव बयान किया जा रहा था, वही नैरेटिव अगर आप देखें तो पहलगाम के वाकये के बाद वही भारतीय मीडिया और उनके सियासी लोगों ने उसी तरह की लैंग्वेज और नैरेटिव बयान किया है। इसका मतलब कलपोषण जैसे कई गद्दार, कलपोषण जैसे कई रॉ एजेंट इन सूबों में मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये चीजें जो हैं वो बड़े सामने की बातें हैं। अच्छा, और ये चीजें बिल्कुल कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, उसमें हर जुबान, हर मजहब के मानने वाले सब लोग एक जुबान है, और तमाम सियासी पार्टियां बशमूल उनके जो नया पाकिस्तान की बात करते थे, आज वो भी, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आज वो भी एक पेज पर है और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। और पहलगाम वाकया तो एक बड़ा वाज़ेह तौर पे, मतलब पूरी दुनिया इस पर इसको रद्द कर रही है कि कैसे मुमकिन है कि आप वारदात होती है बॉर्डर से, LOC से 400 किलोमीटर दूर, और FIR कटती है वारदात की जगह से 6 किलोमीटर दूर, और वो वारदात की जगह जहां पर कोई व्हीकल नहीं जाती, खच्चर और घोड़ों पर जा सकते हैं, उस जगह पर 10 मिनट बाद आप FIR काट देते हैं 6 किलोमीटर दूर, लेकिन 4 घंटे तक उन लाशों को नहीं उठाते ताकि मीडिया को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जा सके, उसको ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके। वो खवातीन जिनके शोहरों को मारा है उनके इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा चला सके, ताकि एक केओस पूरे इंडिया में फैल जाए और तो लोग खड़े हो जाएं। अच्छा, आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में। आज उन्होंने पूरा खोलकर बता दिया कि कैसे टेररिज्म बाकायदा एक गवर्नमेंट की पुष्टपनाही में, हुकूमत की पुष्टपनाही में हाजिर सर्विस इंडियन आर्मी के लोग कर रहे हैं। सूबेदार, उसका नाम भी आज उन्होंने लिया है, वो बाकायदा एक मजीद नामी दहशतगर्द के साथ किस तरह राब्ते में है, और किस तरह लाहौर से लेकर, वो सूबेदार कहता है लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और उसने 4 जगह मुख्तलिफ जो धमाके किए उसकी भी उसने आज तस्दीक की है। ये सब चीजें दुनिया को, मतलब हम पाकिस्तान तो इतने सालों से कह रहे हैं ना कि दहशतगर्द मुल्क है इंडिया, कनाडा भी कह रहा है, आज कनाडा भी कहने पर मजबूर है कि ये दहशतगर्द मुल्क है इंडिया, और ये वो काम करता है कि जो वो खुद काम करता है वो इल्जाम दूसरों पर लगाने की कोशिश करता है। और इसके लिए आप देखें, यहां वारदात जाफर एक्सप्रेस, अभी हमारे मीडिया को पता नहीं है कुछ भी, लेकिन इंडिया में न्यूज चल रही थी क्योंकि वो स्पॉन्सर लोग थे सारे, और वो वही लोग थे जो उनको, जिन्होंने वहां भेजा था। और वो आज देखें, वो जो दहशतगर्द को सूबेदार कह रहा है कि जरा बात को उठाना, ऐसी जगह धमाका करना ताकि न्यूज चले, दुनिया को पता लगे कि कुछ हुआ है। तो ये सब चीजें एक बाकायदा स्पॉन्सर है। इस मौके के ऊपर मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, तमाम, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हो, चाहे वो पश्तो बोलने वाले हो, चाहे बरहावी बोलने वाले हो, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तमाम पख्तून, तमाम लोग एक पेज पर हैं, और वो सब पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल, मैं यकीनन मैं भी मतलब कम्युनिटी की तरफ से और पूरी, क्योंकि हमारे तो आबाद ने कुर्बानी दे के 20 लाख जानों की कुर्बानी दे के मुल्क बनाया है, और इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि तमाम ज़माने बोलने वाले तमाम सूबों के लोग एक ज़माना, ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, हमारे ईमान का मसला पाकिस्तान है तो हम हैं। हाँ बिल्कुल, हम इसके लिए तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े और आपस में मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह। ये देखिए रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं ये भी चलेंगे साथ, इनको भी एड्रेस करना है, इनको भी हल करना है, लेकिन जो पाकिस्तान का मसला है इस पर नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सब हैं सारी जमातें वो तो बहरहाल एक पेज पे हैं ही, अपने इदारों के साथ हैं, अपनी अफवाज के साथ हैं, और बिल्कुल हम सब एक साथ ही हैं। अच्छा, थोड़ी सी जो हम बात करेंगे इस पर मिराज साहब आपसे, आप हमेशा यूथ की बात करते हैं और बड़ा लिंक है, जाहिर है आप उस्ताद भी हैं और माहिर तालीम भी हैं, तो आप यूथ में क्या जज्बा देखते हैं इस सिनेरियो में इस वक्त? वो तो जाहिर है गर्म खून वैसे ही होता है, 60% हमारी आबादी है यूथ की, तो जज्बा बड़ा। देखिए जिस तरीके से हिंदुस्तान की मीडिया और ख़ास तौर पर एक नहायती करप्टेड एक जो फौजी है मेजर गौरव, जिसको वैसी करप्शन के इल्ज़ाम पे निकाला गया है, जिस तरीके से उसके मुंह से बकवास निकलती है कि वो हमारे सिपह सालार जो है वो हाफिज आसिम मुनीर साहब का सर कलम करके ले जाएगा, तो बात यह है कि यूथ इस पे जितना ज़्यादा रिएक्ट करती है, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स कहते हैं कि बात यह है कि आपके हिंदुस्तान में, मैं आपके चैनल से इस हिंदुस्तान के अंदर जो इस गौरव और इस मोदी चाय वाले का सर काट के लाएगा, पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान हुकूमत यकीनन उनको वजीर आजम जरूर भारत का बनवाएगी। लिए ये हमारी तरफ से आपकी ऑफर है। यकीनन देखें उनके सारे के सारे सूबों में कोई शख्स भी इस मोदी सरकार से खुश नहीं है, वो अपनी आवाम को मुतमईन नहीं है। 1.5 अरब लोगों में हमारे लोग आवाम कोई मसाइल में नहीं है, सारी फैसिलिटीज है उनके पास। तो 1.5 अरब में 1 अरब लोगों की हालत यह है कि वो एक वक्त का खाना खाते हैं तो 2 वक्त भूखे रहते हैं। उनके पास एक कमरे में 20-20, 30-30 लोग रहते हैं। पाकिस्तान के किसी शहर में, किसी गांव में, किसी टाउन में ये मसला नहीं है। पाकिस्तान करोड़ दर्जा बेहतर है। वो अपनी यही फंड जो वो रॉ के जरिए इस BLA में, पाकिस्तान में, सिंध में और सूबों में खर्च करते हैं, अगर ये अपनी आवाम में खर्च करें तो इन्हें अपनी सीट और वजीर आजम बनने के लिए इतना टेररिज्म करने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी यूथ जिस दिन हमारे सिपह सालार ने आवाज दी तो सिर्फ इनके पास 16 लाख फोर्स है, हमारे पास 2.5 करोड़ से ज्यादा यंग यूथ है और 12 करोड़ वो यूथ है जो किसी वक्त भी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी होगी। हमें कोई बूढ़ों की जरूरत नहीं है, हमें 40+ लोगों की जरूरत नहीं है, हमारी यूथ ही काफी है इनके लिए, इनके तमाम फोर्स के लिए। और इनके ये जो बार करने वाले लोग हैं मीडिया, इनके लिए हमारी सिर्फ यूथ काफी है। सिर्फ जिस दिन पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत ने पाकिस्तानी यूथ को आवाज दिया है, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एक दिन के अंदर 40 लाख फोर्स बनाई है। ये वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हो गए, उन्होंने अपने आप को पेश किया है। एक दिन में दुनिया के अंदर किसी पेज पे भी 40 लाख लोग जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया हो, वो दोबारा पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो यकीनन उनके बच्चे यूथ हैं। ठीक है, बिल्कुल। नासिर रहीम लोधी साहब आपसे भी बात कर लेते हैं, अब वक्त क्योंकि मुख्तसर रह गया है, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। लास्ट कमेंट आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की शहादतों के बाद हासिल हुआ। हमें आज अपनी नौजवानों को, अपने यूथ को, अपने हमारे जो बड़े हैं उनको इसकी जो अफादियत है उसका एहसास दिलाने की और ज्यादा जरूरत है। हाँ। और दूसरे नंबर पे इस वक्त शायद जितनी इस मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है कभी नहीं थी आज से पहले। जी खालिद सुल्तान साहब। बल्कि मैं तो कहता हूँ जरूरत नहीं, इस वक्त जो इत्तेहाद मौजूद है उसको हमारी लीडरशिप को चाहिए कि इस इत्तेहाद से फायदा उठा के आपस में जोड़ें
अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए प्लान करें और इस जो कुव्वत जमा हो गई है और एक सोच हो गई है, इससे इस मुल्क को और जगमा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख खालिद सुल्तान साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया नासिर रहीम लोधी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया मिराज सिद्दीकी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने ही है, सब बहुत एनर्जेटिक है और ज़रूरत इस अमर की है कि इत्तेहाद को कायम रखा जाए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।